जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पॉलिटी का चैप्टर जो कि है फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमने वहाँ पे पार्ट 1 को कवर किया था और यहाँ पर हम जो सेकंड पार्ट है उसे कवर करने वाले हैं। उस वीडियो में हमने पढ़ा था आर्टिकल 12 से लेके 18 आर्टिकल तक। इसमें हमने पढ़ा था इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो कि हर एक आर्टिकल को सपोर्ट करती थी, जिसका यूज़ अगर आप लोग यूपीएससी मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 19, जो कि बताता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ पर एक बात नोट करना कि यहाँ पे फ्रीडम की बात की गई है और हमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स प्रोवाइड की गई हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहली है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जिसके तहत आता है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब हर एक जो सिटीज़न है हमारी कंट्री का, उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है। वो अपने विचारों को, आइडियाज़ को, ओपिनियंस को दुनिया के सामने रख सकता है। दूसरा है हमारा क्लॉज बी, जहाँ पर हमें बताया गया है कि हम कहीं पर भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। थर्ड आता है हमारे पास टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। हम कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, जैसे लोग इकट्ठे होकर कोई यूनियन बना देते हैं। तो इसमें एक चीज़ आती है कि आप लोग एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो। जैसे बाहर कई लोग होते हैं ना जो अब्रॉड चले जाते हैं और वहाँ से इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ गलत बोलते हैं, तो ऐसी जो एंटी एक्सट्रीमिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उसको आप लोग बढ़ावा नहीं दे सकते। फोर्थ आता है हमारे पास सब क्लॉज डी, जो कि है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। हम इंडिया में कहीं पर भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सब क्लॉज ई, जो हमें कहता है कि टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। हम कहीं पर भी इंडिया में अगर सेटल होना चाहें तो हो सकते हैं, बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि आप लोग जैसे ट्राइबल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर नहीं आप लोग जा सकते, क्योंकि उन लोगों का जो अपना कल्चर होता है, अपनी लैंग्वेज होती है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो जाके उन लोगों के कल्चर को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ में थोड़ी एक्सेप्शन आ जाती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये एफ नहीं आएगा यहाँ पे, सब क्लॉज जी आएगा। जो एफ है उसे रिमूव कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट करके, जो कि हमने पढ़ा था आर्टिकल 19 के बारे में, जो इंक्लूड करता था राइट टू प्रॉपर्टी को, जिसको बाद में अभी लीगल राइट बना दिया गया है। और इसी के साथ ही हमारा जो आर्टिकल 31 था उसे भी रिमूव कर दिया गया था। तो अभी जो हमारा है आर्टिकल 19 में ये वाला जो सब क्लॉज है एफ, इसको इंक्लूड हम नहीं करते। सीधा हम यहाँ से जी को कंटिन्यू करते हैं, जो हमें कहता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और बिजनेस। हम कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, कोई भी इंसान अगर कोई बिजनेस करना चाहता है पर कर सकता है। बट एक्सेप्शन क्या है, आप लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे आते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दी गई थी, यहाँ पर देख सकते हो आप। फर्स्ट है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1915। तो रोमेश थापर कौन थे? एडिटर थे क्रॉस रोड्स, एक जर्नल था, क्रॉस रोड्स के एडिटर थे। तो जो मद्रास गवर्नमेंट होती है वो उनके जर्नल को बैन कर देती है, ये कहते हुए कि ये तो पब्लिक सेफ्टी कंसर्न के लिए किया गया है। तो वो इस चीज़ को चैलेंज कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये तो वायोलेट कर रहा है हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को, जहाँ पर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रखा है। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है ऐसे किसी की फ्रीडम को अगर ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक सेफ्टी कंसर्न। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, ये जो उन्होंने बैन लगाया था इसको इनवैलिड मानती है और गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप लोग रिस्ट्रिक्ट करते हो किसी की स्पीच को, ओनली जो रीज़न हमने आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दे रखे हैं उसके तहत हम इस चीज़ को मान सकते हैं। बट अगर आप लोग ये कह रहे हो कि पब्लिक सेफ्टी का कोई कंसर्न है, तो ये एक तरह से क्लियर रीज़न यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो जो भी उनका कहने का मतलब है कि जो इस आर्टिकल के क्लॉज के अंडर आते होंगे हम उन्हीं रीज़न को कंसीडर करेंगे। तो थर्ड हमारे पास जजमेंट आती है बिजॉय एमेनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986। तो 3 स्टूडेंट्स होते हैं, जब नेशनल एंथम चल रहा होता है तो वो खड़े तो हो जाते हैं वहाँ पर, बट वो गाते नहीं हैं। मे बी उनका कोई रिलीजियस बिलीफ रहा होगा या फिर किसी और रीज़न से। तो स्कूल से उन लोगों को एक डिसरिस्पेक्ट के तौर पर माना गया कि इन बच्चों ने एक तरह से डिसरिस्पेक्ट की है नेशनल एंथम की। तो अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर नेशनल एंथम हम नहीं गाएंगे तो ये एक तरह से डिसरिस्पेक्ट हुई, या फिर बच्चों को ऐसे फोर्स किया जाएगा उनके रिलीजियस ऑब्जेक्शन करने के बाद भी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हमारी जजमेंट देती है कि नहीं, बच्चों ने वहाँ पर कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की थी, वो खड़े हुए थे पीसफुली,
उनको अगर आप लोग फोर्स कर रहे हो कि आप नेशनल एंथम गाओ, तो एक तरह से ये वायलेशन हो गया है आर्टिकल 25 का, जो कि हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन बताता है। अभी हम पढ़ तो आर्टिकल 19 रहे हैं, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आर्टिकल 25 का क्या काम। तो अगर आपको एग्जाम्पल देनी हो ना, तो इस जजमेंट की एग्जाम्पल आप हमेशा दे सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था जो हम आर्टिकल 19 पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी सारी आपको फ्रीडम्स दी गई हैं। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हम इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फोर्थ हमारे पास आती है जजमेंट श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2015 में आया था। ये रिलेट करता था ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। जो हमारा आईटी एक्ट का सेक्शन 66A था वो अलाउ करता है अरेस्ट करना अगर कोई भी ऑफेंसिव ऑनलाइन पोस्ट डाल दे। तो इस चक्कर में क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोगों को वैसे ही अरेस्ट कर लिया गया, चाहे उनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट हार्मलेस भी थी तब भी उन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। तो जो श्रेया सिंघल है वो चैलेंज कर देते हैं इस चीज़ को, सेक्शन 66A को, कि इसका तो आप लोग मिसयूज़ कर रहे हो। तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैन वेग टर्म्स जैसे कि अनोइंग, ऑफेंसिव एंड मेनेसिंग, इन चीज़ों को, इन जो वर्ड्स को यूज़ किया जा सकता है किसी को अरेस्ट करने के लिए। तो वहाँ पे जजमेंट आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इस चीज़ को इनवैलिड मानती है। बाद में सेक्शन 66A को प्रॉपरली रिमूव कर दिया गया था, क्योंकि ये वायलेट करता था हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A को, जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेक्शन 66A है ना, ये एक तरह से ऐसे पनिश करता था लोगों को जो ऑफेंसिव मैसेजेस ऑनलाइन भेजते थे, जैसे कि ईमेल के राही भेज दिया किसी ने, या फिर सोशल मीडिया पोस्ट डाल दी, या फिर कोई SMS हो गया ऐसे। बट अभी ये रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास आता है आर्टिकल 20, जो कहता है प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस। हमें 3 प्रकार की प्रोटेक्शन मिलती है, जहाँ पे है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आपको कोई भी पनिशमेंट उस चीज़ की नहीं दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि कोई लॉ था, जब आपने कोई क्या कहते हैं क्राइम किया, तब वो लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था, बट बाद में जैसे आपके ऊपर कार्रवाई चल रही थी उसके बाद वो लॉ आ जाता है, पर आपको उस चीज़ की सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि उस टाइम पे वो लॉ एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो दूसरा आता है हमारे पास नो डबल जियोपार्डी, मतलब अगर किसी ने एक ऑफेंस किया है तो आप उसको बार बार सज़ा नहीं दे सकते। एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा देना या फिर 2 से ज़्यादा बार, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। तीसरी आती है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि जो तुमने क्राइम किया है उसको तुम खुद ही कन्फेस करो, आप फोर्स कर ही नहीं सकते, जिसको कहते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट जजमेंट्स इस आर्टिकल के रिगार्डिंग। सबसे पहली है नंदिनी सत्यार्थी वर्सेस PL दानी 1978। तो इसमें क्या होता है, जब पुलिस क्वेश्चनिंग करती है उनसे तो वो रिफ्यूज़ कर देती हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगी, तो वहाँ पे इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो यहाँ पर कोई भी फोर्स उनको आंसर नहीं देने पड़ेंगे कि फोर्सफुली वो लोग कहें कि यही आंसर बताओ। तो यहाँ पे कोई सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हुई उनके साथ। राइट टू साइलेंस भी है हमारे पास, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये तब भी अप्लाई होता है। तो दूसरा आता है हमारे पास करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 1994 में था। लॉ कॉल्ड टाडा वॉज चैलेंज्ड इन कोर्ट। TADA ये एक तरह से था टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1985। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो एक्ट है ये कंटिन्यू होगा, बट इसमें कुछ स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स डाले जाएंगे। मतलब इसमें क्या था कि जैसे बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया ना, तो उनको फोर्सफुली कहा जाए कि आप लोग इस चीज़ पे कन्फेस करो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए इस जो एक्ट को चैलेंज किया गया था। जैसे हमारा आर्टिकल 20 है वो कहता है कि नो वन कैन बी फोर्स टू कन्फेस, और ये एक तरह से फुली वॉलंटरी होना चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो हमारी पुलिस है वो भी फेयर एंड प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करे इस चीज़ को लेके। आगे है हमारे पास आर्टिकल 21, जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कोई भी पर्सन, उसको हम वंचित नहीं कर सकते उसकी ज़िंदगी से या फिर उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है, एक्सेप्शन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये हर चीज़ में एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है ना, जो ये जो वर्ड है लाइफ, इसको इंटरप्रेट करती है और इसको बोलती है कि ये एक तरह से मोर देन एनिमल एग्जिस्टेंस होता है लाइफ का मतलब। राइट टू लाइफ है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। और जो लाइफ वर्ड है इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं जैसे हमारा राइट टू प्राइवेसी, क्लीन एनवायरनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर, स्पीडी ट्रायल, ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इंक्लूजन्स अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लिव विद डिग्निटी, सभी को अधिकार है एक रिस्पेक्ट से जीने का।
लाइफ का मतलब रिस्पेक्ट होता है, ऑनर एंड एक तरह से मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस। सेकंड है राइट टू प्राइवेसी, जैसे केस आया था जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस 2017 में। हमें अपनी पर्सनल लाइफ, डेटा, चॉइसेस, हर चीज़ हमारी जो एक तरह से प्रोटेक्टेड है और हमें राइट टू प्राइवेसी दिया गया है और गवर्नमेंट इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकती अगर उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। तो पोल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर हमारी डिग्निफाइड लाइफ का एक तरह से पार्ट है। फोर्थ पॉइंट है राइट टू हेल्थ। हमें कोई भी डिनाई नहीं कर सकता अगर हम हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, मेडिसिन, इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, और गवर्नमेंट यहाँ पे इंश्योर करेगी बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट टू एजुकेशन, जो कि 14 साल तक की बच्चों की एज है, उन्हें राइट टू एजुकेशन दिया गया है। बाद में इसको और मजबूत बनाया गया था अंडर आर्टिकल 21A। फिर हमें मिलता है राइट टू शेल्टर। अकेले रूफ की बात नहीं की गई है, बट इसमें इंक्लूड करते हैं सेफ, क्लीन और डिसेंट लिविंग कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए। इस चीज़ का भी हमें अधिकार है, जो इंक्लूड करता है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटेशन, बेसिक फैसिलिटीज़ को भी। फिर आता है राइट टू लाइवलीहुड, ये आगे ओल्गा टेलिस केस है उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है राइट टू स्पीडी ट्रायल। हर एक इंसान को, हम अगर किसी पर कोई केस चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, तो उसको स्पीडी ट्रायल का राइट है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि उसका जो केस है उसको लटकाए रखा है आपने। जो हम कहते भी हैं डिलेड जस्टिस, मतलब डिनायल ऑफ जस्टिस। जितना ज़्यादा जस्टिस को डिले किया जाता है, मतलब समझ जाना चाहिए कि हमारा जो न्याय है उसको एक तरह से इनकारा जा रहा है। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर। तो जो पुलिस है वो किसी को टॉर्चर नहीं कर सकती, उनको मार नहीं सकती और फोर्सफुली कन्फेशन तो करवा ही नहीं सकती। नेक्स्ट है राइट टू फ्री लीगल एड। अगर किसी इंसान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक लॉयर को प्रोवाइड कर सके, तो हमें ये एक तरह से राइट मिला है कि फ्री लीगल एड, स्पेशली जो पुअर लोग होते हैं उनके लिए। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हैं यहाँ पे, जैसे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हर जगह आप यही वर्ड्स देखोगे तो ना दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट फॉलो करती है सारा प्रोसीजर जो एक लॉ में लिखा गया है, पर इसमें ये चीज़ चेक नहीं की जाती कि जो लॉ है वो फेयर है या अनफेयर है। मतलब सिर्फ आप देखोगे तो लीगैलिटी चेक की जाती है कि जो लॉ में लिखा गया था उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीजर किया गया है या नहीं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर फॉलो करती है, और जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है वो फेयर होना चाहिए और रीज़नेबल होना चाहिए। मतलब ड्यू प्रोसेस लॉ में देखोगे तो दोनों चीज़ें आती हैं, प्रोसीजर फॉलो किया गया और ये जो लॉ था ये फेयर था कि नहीं। बट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में क्या था कि सिर्फ आपने लीगैलिटी चेक की, प्रोसीजर फॉलो किया गया है या नहीं वो चेक किया आपने। तो यहाँ पे भी लिखा है ड्यू प्रोसेस मतलब लीगैलिटी प्लस फेयरनेस। अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड की बात हो रही है तो ओनली लीगैलिटी। अभी मुझे ये कमेंट्स में बताना, कमेंट करके, कि ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है और ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये किस कंट्री से हमने ले रखा है। आगे है हमारे पास इंपॉर्टेंट जजमेंट। फर्स्ट है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। इसमें कहा गया है कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वो फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। मतलब लाइफ का मतलब सर्वाइवल से ज़्यादा होता है। सेकंड केस आता है हमारा 1981 में, जो हमें कहता है राइट टू लाइफ है, जो इंक्लूड करता है लिविंग विद ह्यूमन डिग्निटी। थर्ड वन है हमारे पास ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1985, जो हमें कहता है कि राइट टू लाइवलीहुड ये भी पार्ट है हमारी राइट टू लाइफ का। एंड फोर्थ वन आता है हमारे पास के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 2017 में था, जो हमें राइट टू प्राइवेसी एक तरह से हमारा एफर माना जाता है अंडर आर्टिकल 21। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 21A, जो कि बताता है हमें राइट टू एजुकेशन। इसको ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट 2002 में। कोई भी बच्चा अगर 6 से 14 साल की उम्र के बीच आता है तो उसे राइट है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है इन लोगों ने, नेबरहुड स्कूल। तो अगर आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर तो ऑलरेडी फ्री होती है एजुकेशन, पर जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर 25% सीट्स फ्री होती हैं वीकर सेक्शन वाले बच्चों के लिए। तो इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट जजमेंट क्या है, उन्नीकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993।
जो डिक्लेयर करता है कि एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ये हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसको बाद में ऐड किया था आर्टिकल 21A में। मतलब ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 22 जो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन सर्टेन केसेस। मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाए या फिर डिटेन कर लिया जाए तो उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। पहली है कि रीज़न बताओ अरेस्ट का। दूसरा है राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, हम एक लॉयर को भी हायर करेंगे। तीसरा हमारे पास आता है कि आपको अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को भी। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन की जब किसी क्राइम या थ्रेट को रोकना होता है तो किसी को डिटेन कर लिया जाता है, पर इसकी भी टाइम लिमिट होती है। इसकी इंपॉर्टेंट जजमेंट देखो, वही मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो पीछे पढ़ के आए थे, जो लिंक करती है सभी आर्टिकल्स को 1921-22। क्योंकि जो डिटेंशन लॉज होते हैं ना उनको भी तो रीजनेबल एंड फेयर होना चाहिए। जजमेंट पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि मैंने एक बार करी थी गलती। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो आता था केशवनंदा भारती केस, तो मैंने क्या किया, गूगल पे जाके पूरी जजमेंट ही डाउनलोड कर ली थी। और वो इतनी बड़ी जजमेंट थी, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, समझ में कुछ आ नहीं रहा था, क्लैरिटी नहीं हुई तब जाके मुझे। खैर ये मत करना आप लोग। तो आगे हमारे पास आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर है आर्टिकल 23 जो हमें कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, ना ही हम किसी से ज़बरदस्ती काम करवा सकते हैं। इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से बैन किया गया है। बट अगर बात करें एक्सेप्शन की तो कंपलसरी सर्विस तो होती है पब्लिक पर्पस के लिए, जैसे हमारी नेशनल ड्यूटी लगी वो तो हमें अलाउ है, वो कंपलसरी होती है। इसमें इंपॉर्टेंट जजमेंट देखी जाए तो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। तो इस केस में क्या हुआ था कि मिनिमम वेजेस को अगर आप लोग पे नहीं करते हो तो उसे भी फोर्स्ड लेबर में कंसीडर किया जाएगा। आगे आता है हमारे पास आर्टिकल 24 जो हमें कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। कोई भी बच्चा अगर उसकी एज 14 ईयर से कम है तो उसको आप फैक्ट्री में नहीं लगा सकते हो, माइंस में, या फिर कोई उनसे हजार्डियस जॉब नहीं करवा सकते हो। इसमें जजमेंट आई थी MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहती है कि जो बच्चे जो चाइल्ड लेबरर्स थे उनको रेस्क्यू किया गया था तो उनको एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन उनके लिए प्रोवाइड किया जाए। और ये बैन करता है, ये जो जजमेंट थी, कि बच्चे जो हैं वो डेंजरस जॉब्स में काम नहीं करेंगे। आगे है हमारे पास आर्टिकल 25 जो कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। यहाँ से आर्टिकल 25 से 28 तक हमारा शुरू हो जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हैंड राइटिंग का देख लेना, थोड़ी सी ऐसी ही है। तो फ्रीडम टू बिलीव इन एनी रिलीजन, हमें फ्रीडम है प्रॉपर, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। फिर आता है प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, हम स्प्रेड कर सकते हैं किसी भी रिलीजन को बट पीसफुली। बट यहाँ पे ये मत समझ लेना कि स्प्रेड कर सकते हैं तो किसी को आप लोग कन्वर्ट करवा सकते हो दूसरे रिलीजन में, ये नहीं है यहाँ पे। तो उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थी, जिसमें पहली में देखो 1954 में आई थी, जहाँ पे जो रिलीजन वर्ड है उसको प्रॉपरली डिफाइन किया गया था कि इसमें बिलीव्स एंड रिचुअल्स को भी इंक्लूड किया गया। दूसरी आती है 1977 में, जहाँ पे बताया गया कि राइट टू प्रोपेगेट का मतलब ये नहीं है कि आप राइट टू कन्वर्ट करवा दोगे किसी को, तो ऐसा आप नहीं कर सकते भाई। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 26 जो कि है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन या फिर ग्रुप है, हर एक जैसे होते हैं ना रिलीजियसली ग्रुप्स बन रखे होते हैं, तो उनको राइट है कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, प्रॉपर्टी ले सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को रिलीजियस मैटर के रिगार्डिंग। अभी जजमेंट इसके रिगार्डिंग भी वही थी कि ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बट यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को मना किया गया है, एक्सेप्शन दे रखी है अगर सेकुलर मैटर ना हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 27 जो कहता है फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। किसी भी को भी हम फोर्स नहीं कर सकते, भाई तुम अगर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो तो टैक्स पे करो पहले, ऐसा राज यहाँ पे नहीं चलता। तो और गवर्नमेंट है जो वो भी टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकती, जैसे टेम्पल्स बनाने हो, मॉस्क एंड चर्चेज हो। इंपॉर्टेंट जजमेंट क्या कहती है,
जो कि आई थी 1954 में रतिलाल पर्णचंद गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, कि यूजिंग टैक्स मनी फॉर प्रमोटिंग रिलीजन, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। आप नहीं कर सकते टैक्स मनी को रिलीजन प्रमोट करने के लिए, ये भी याद रखना। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 28 जो कहता है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे क्या है कि अगर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं तो वहाँ पर आप रिलीजियस टीचिंग नहीं दे सकते। ये अलाउ है अगर प्राइवेट स्कूल है कोई, या फिर कोई रिलीजियसली मैनेज स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ पर भी वॉलंटरली पार्टिसिपेशन होगी। ऐसा नहीं कि आप लोग फोर्स करो किसी को। तो जजमेंट आती है, एक केस आता है अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002, जहाँ पर ये कहा जाता है कि आप लोग रिलीजियस प्रीचिंग स्कूल में नहीं करवा सकते। वहाँ पे अगर आप लोगों को पढ़ाना है तो आप मॉरल और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ही प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहीं इसी के साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। इसमें हमने कंप्लीट किया है पार्ट 2 को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम कवर करेंगे पार्ट 3 को, फंडामेंटल राइट्स को। तब तक के लिए लाइक कीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।